हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 का इतिहास से चैप्टर 9 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। इस चैप्टर में सर्वप्रथम लोहे के औजार के बारे में बताया गया है। ताम्र युग की समाप्ति के साथ ही लोहे के औजारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। महाप्रशानीय कब्रिस्तानों से कुछ लोहे के औजार भी मिले हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले यानी 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों का इस्तेमाल बढ़ गया था। अब हम यहाँ पे जानेंगे लोहे के औजारों से लाभ। तो लोहा पत्थर से हल्का लेकिन मजबूत होता है। लोहे को बड़ी आसानी से मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है। पत्थर की तुलना में लोहे से बने हथियार अधिक हल्के और धारदार होते थे। लोहे ने कारीगरों का काम आसान कर दिया। हल में लोहे के फॉल का इस्तेमाल से कृषि लायक भूमि का आकार बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली। खेती को आसान बनाने के लिए लोहे के कई अन्य हथियार भी बनाए गए, जैसे कि हंसिया, कुल्हाड़ी और कुदाल। इससे पैदावार बढ़ाने में मदद मिली। अब हम यहाँ पे जानेंगे कृषि पर सिंचाई का प्रभाव। तो लौह युग की शुरुआत में लोगों ने धान की रोपनी शुरू कर दी। इससे चावल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिली। लौह युग के लिए धान की रोपनी एक महत्वपूर्ण नई खोज थी। उसी जमाने में लोगों ने सिंचाई के लिए विशेष व्यवस्था बनानी शुरू कर दी थी। सिंचाई के लिए नहर, कुएं और तालाब बनाए गए। इससे कृषि पैदावार बढ़ाने में काफी मदद मिली। अब उस जमाने में राज्यों का आकार बड़ा होने लगा था। राजा को अब लोगों से अधिक कर वसूलने की जरूरत पड़ने लगी। कर का सबसे बड़ा भाग किसानों के द्वारा दिया जाता। इसलिए कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तरीका निकालना जरूरी था। इसलिए राजाओं ने नहरें, कुएं और तालाब आदि बनवाने की दिशा में काम किए। इससे किसानों को काफ़ी मदद मिली। इससे राजा के कर राजस्व में भी वृद्धि हुई। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि गांव का समाज कैसा होता होगा। तो उस जमाने में गांव के सामाजिक ढांचे को समझने के लिए दो उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण एक दक्षिण भारतीय गांव का है, तो दूसरा एक उत्तर भारतीय गांव का है। दक्षिण भारतीय गांव पहला जानेंगे। दक्षिण भारत के गांव के लोगों को निम्न वर्गों में बांटा गया था। पहला है वेल्ला, बड़े भूभाग को वेल्ला कहा जाता था। सेकेंड है उनवार, तो साधारण हलवावे को उनवार कहा जाता। थर्ड है कैडिशियार और अधिमई, भूमिहीन मजदूरों को कैडिशियार और दास को अधिमई कहते थे। सेकेंड उदाहरण है उत्तर भारतीय गांव। तो उत्तर भारत के गांव के लोगों को निम्न वर्गों में बांटा गया था। पहला है ग्राम भोजक, गांव के प्रधान यानी मुखिया को ग्राम भोजक कहते थे। ग्राम भोजक का पद आनुवंशिक था, यानी एक ही परिवार के लोग कई पीढ़ियों तक इस पद पर बने रहते थे। ग्राम भोजक ही गांव का सबसे बड़ा भूमिपति होता। वो खेतों में काम करवाने के लिए दासों और मजदूरों को रखता। वो बहुत ही शक्तिशाली होता। उससे किसानों से कर वसूलने का अधिकार भी मिला हुआ था। वो जज का काम भी करता और कभी कभी पुलिस का भी। सेकेंड है गृहपति, छोटे गृह स्वामी गृहपति कहलाते थे। थर्ड है दास कर्मकार, भूमिहीन मजदूरों को दास कर्मकार कहते थे। ये किसानों के खेतों में काम करते थे। बच्चों, गांव में शिल्पकार भी रहते थे, जैसे कि बढ़ई, कुम्हार, बुनकर आदि। गांव ही भोजन उत्पादन का केंद्र हुआ करते थे। नगर के लोगों के लिए अनाज और अन्य कृषि उत्पाद गांव से ही आते थे। अब हम यहाँ पे समृद्ध शहर के बारे में जानेंगे। तो जिस स्थान में जीविका का मुख्य साधन कृषि नहीं हो उसे शहर कहते हैं। आज से 2500 वर्ष पहले भारत में कई शहर फले फूले, जैसे कि पाटलिपुत्र, बनारस, मथुरा, उज्जैन, मदुरै, तक्षशिला आदि।
शहर ही व्यापार और अन्य गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। अब हम यहाँ पे 2500 वर्ष पहले मथुरा कैसा था तो उसे जानेंगे। आज से 2500 वर्ष पहले मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर था। यह व्यापार के दो मुख्य मार्गों के जंक्शन पर था। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर। मथुरा के चारों ओर किलेबंदी थी। शहर के अंदर कई मंदिर थे जहाँ लोग इकट्ठा होते थे और खाली समय बिताया करते थे। नगर के लोगों के लिए भोजन आसपास के किसानों और गडेरियों द्वारा लाया जाता। मथुरा कुछ बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र भी था। 2500 वर्ष पूर्व मथुरा एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र भी था। यह भगवान कृष्ण के भक्ति के लिए मशहूर था और आज भी है। मथुरा में बौद्ध और जैन धर्म स्थल भी थे। मथुरा से मिले गेटों यानी द्वारों और खंभों के अवशेष पर जो भी लेख मिले हैं उनसे वहाँ के जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों में अक्सर लोगों द्वारा दिए गए दान के बारे में लिखा गया है। इन अभिलेखों से उस समय के विभिन्न पेशों के बारे में पता चलता है। दान देने वालों में कई तरह के लोग थे, जैसे कि राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाला, इत्र बनाने वाला इत्यादि। अब हम यहाँ पे जानेंगे शिल्प और शिल्पकार के बारे में। तो मथुरा में कई तरह के शिल्प बनते थे। यह शहर मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तनों के लिए मशहूर था, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये बर्तन काले रंग के और चमकदार होते थे। इस तरह के बर्तन अक्सर उत्तरी भारत में मिलते थे, इसलिए इनका नाम उत्तरी काले चमकीले पात्र रखा गया। कई ऐसे शिल्पकार रहे होंगे जो समय की मार नहीं सह पाए होंगे, लेकिन उस समय के कई ग्रंथों से उनके बारे में पता चलता है। बनारस और मदुरै कपड़े के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। कपड़ा उद्योग में पुरुष और महिलाएं दोनों ही काम करते थे। शिल्पकार और व्यापारी अपने संगठन बनाते। ऐसे संगठनों को श्रेणी कहते। श्रेणी के विभिन्न काम इस प्रकार के थे, जैसे शिल्पकारों का प्रशिक्षण, कच्चे माल की व्यवस्था, तैयार माल का वितरण। व्यापारियों की श्रेणी का काम था व्यापारों को सुव्यवस्थित करना। व्यापारियों की श्रेणी किसी बैंक की तरह भी काम करती थी। ऐसे बैंकों में धनी पुरुष और महिलाएं अपना धन जमा करते थे। उस धन को व्यापार में निवेश किया जाता और जमा करने वाले को ब्याज दिया जाता। ब्याज का इस्तेमाल धार्मिक संस्थानों की मदद के लिए भी किया जाता था। अब हम यहाँ पे आरिकामेडु के बारे में जानेंगे। आरिकामेडु आज के पुडुचेरी में पड़ता है। आज से 1900 वर्ष या 2200 वर्ष पहले एक तटीय इलाका था, जहाँ पर दूर दूर से आने वाले जहाज़ों का सामान उतरता। इस पूरा स्थल पर ईंट से बनी एक विशाल संरचना मिली है। इतिहासकारों का अनुमान है कि यह एक गोदाम रहा होगा। यहाँ से भूमध्य सागर क्षेत्र में बर्तन मिले हैं, जैसे एम्फोरा और लाल चमकीले बर्तन जिन पर मुहर लगे हुए थे। मुहर लगे लाल चमकीले बर्तनों को एरेटाइन कहते हैं। एम्फोरा एक बड़ा जार है जिसमें 2 हैंडल लगे हैं। इसमें तेल या शराब रखी जाती थी। एरेटाइन का नाम इटली के एक शहर के नाम पर पड़ा है। इस पूरा स्थल से कई स्थानीय बर्तन भी मिले हैं, लेकिन स्थानीय बर्तनों पर भी रोमन डिजाइन है। यहाँ से रोमन में बने शीशे के सामान, लैंप और कीमती पत्थर भी मिले हैं। इन सब से पता चलता है कि आरिकामेडु पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र, खासकर रोम का कितना गहरा प्रभाव था। कई छोटे टैंक भी मिले हैं। हो सकता है कि इनका उपयोग कपड़ों की रंगाई के लिए होता था। कुछ अन्य सबूत भी मिले हैं, जैसे मूर्ति। उस समय के कई मूर्तियों में रोजमर्रा के जीवन को दिखाया गया है। ऐसी मूर्तियों का उपयोग खंभों, रेलिंग और गेट को सजाने के लिए होता था। इन मूर्तियों से उस समय के लोगों के विभिन्न पेशों के बारे में
पता चलता है। कुछ अन्य सबूतों में वलय कुआं भी है। कई शहरों में खुदाई के दौरान बर्तनों या सिरामिक छल्लों की कतारें मिली हैं। सिरामिक रिंग एक के ऊपर एक करके रखी गई थी। ऐसी संरचना को वलय कुएं यानी रिंग वेल का नाम दिया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि इनका इस्तेमाल शौचालय या नालियों के रूप में होता था। ऐसे रिंग वेल अधिकतर निजी मकानों में पाए गए हैं। भवनों और मोहल्लों के बहुत ही कम अवशेष मिले हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि इतिहासकारों को अभी और काम करना बाकी हो। दूसरा कारण यह है कि ज़्यादातर भवन लकड़ियों और कच्ची ईंटों से बने हुए थे, इसलिए वे समय की मार नहीं झेल पाए। अब हम यहाँ पे भरूच के बारे में जानेंगे। तो भरूच यात्रियों और नाविकों द्वारा दिए गए विवरणों से इतिहासकारों को कई सुराग मिल जाते हैं। ग्रीस के एक नाविक ने भरूच के बारे में बड़ा ही रोचक विवरण दिया है। भरूच आज के गुजरात में पड़ता है। ग्रीस यानी यूनान में इसे बेरीगाजा के नाम से जाना जाता था। उस नाविक के अनुसार भरूच की खाड़ी काफ़ी संकरी थी। भरूच की खाड़ी में जहाज चलाना बहुत कठिन था। केवल स्थानीय प्रशिक्षित मछुआरे ही जहाज़ों को सुरक्षित रूप से किनारे पर ले जा पाते थे। ऐसे मछुआरों को राजा बहाल करते थे। आयात और निर्यात के लिए भरूच एक महत्वपूर्ण स्थान था। आयात के मुख्य सामान थे शराब, तांबा, टीन, लेड, मूंगा, टुपाज, कपड़ा, सोना और चांदी के सिक्के। निर्यात होने वाले मुख्य सामान थे हिमालय से आए पौधे, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, कपास, रेशम और इत्र। व्यापारी अक्सर राजा के लिए विशेष उपहार लाते थे, जैसे चांदी के बर्तन, किशोर गायक, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट कपड़े। अब विनिमय प्रणाली के बारे में जानेंगे। तो विनिमय प्रणाली के लिए अक्सर सिक्कों का प्रयोग होता था। उस समय आघाती यानी पंच सिक्के का प्रचलन था। वस्तु विनिमय प्रणाली भी कुछ जगह इस्तेमाल होती थी। ऐसे विनिमय का एक महत्वपूर्ण माध्यम था नमक। बच्चों, अब हम यहाँ पे इस चैप्टर से कुछ परीक्षायोग्य प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे? तो इसका आंसर है, ग्राम भोजकों को राजा द्वारा किसानों से कर वसूलने की अनुमति मिली हुई थी। उन्हें कभी कभी न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी। साथ ही कभी कभी पुलिस का काम भी करना पड़ता था। ग्राम भोजक प्रायः गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता। भूमिहीन स्त्री पुरुष दास कर्मकार सभी उनकी जमीन पर काम करते थे। संपत्ति और अपनी जिम्मेदारियों के वहन के कारण वे शक्तिशाली हो गए थे। सेकंड प्रश्न है, अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या समानताएं और अंतर दिखाई दिए? तो इसका आंसर है, आज के ज़माने में जल निकास व्यवस्था के लिए पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जो धातु, प्लास्टिक, सीमेंट और पत्थरों से बनी होती हैं। इस अध्याय में वर्णित शहरों में जल निकास की व्यवस्था को वलयकूप कहते हैं। इसमें छल्लेनुमा पत्थर या पके हुए मिट्टी से बने वलय आकार को एक के ऊपर रखकर पाइप के रूप में सजाया गया है। इन वलयकूपों का गुसलखाने, नाली और कूड़ेदान के रूप में उपयोग किया जाता था। इसमें इसका आकार जो नलीनुमा है और इसमें उपयोग होने वाले सामान में समानताएं हैं। छल्ले का उपयोग भिन्न है। 4 प्रश्न है, लोहे का उपयोग इस महाद्वीप में कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है, लगभग 3000 साल पहले, यानी 3000 ईयर्स बिफोर। 5 प्रश्न है, लौह युग में कृषि के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या हुआ? तो इसका आंसर है, लौह युग में कृषि के क्षेत्र में नए औजार और रोपाई की शुरुआत हुई। साथ ही सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए, जिसमें कृषि उत्पाद बढ़ा। 6 प्रश्न है, बेरी गाजा किसका यूनानी नाम है? तो इसका आंसर है, भरूच। 7 प्रश्न है, यूनानी नाविकों के अनुसार भरूच के बंदरगाहों से किन किन सामानों का आयात और निर्यात होता था? सूची बना। तो इसका आंसर है, भरूच के बंदरगाहों पर शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात किए जाते थे। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र निर्यातित किए जाते थे।
8 प्रश्न है, आहत सिक्का किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है सिक्के धातुओं से बनाए जाते थे। ज्यादातर सिक्के सोने और चांदी के चादरों पर ठप्पों से विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाते थे, इसीलिए इसे आहत सिक्का कहा जाता है। 9 प्रश्न है, संगम साहित्य के अनुसार उस समय विनिमय के अन्य साधन क्या थे? तो इसका आंसर है नमक। 10 प्रश्न है, उन नगरों के बारे में बताओ जहां उस समय के धार्मिक केंद्र थे। तो इसका आंसर है मथुरा उस समय का एक महत्वपूर्ण नगर था। नगर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी। इसमें अनेक मंदिर थे। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ बौद्ध भी और जैन मंदिर है। मथुरा में बेहतरीन मूर्तियां बनाई जाती थी। 11 क्वेश्चन है, श्रेणी किसे कहते थे? इसका क्या काम था? तो इसका आंसर है शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। व्यापारियों की श्रेणियों का काम बैंकों के रूप में काम करना तथा व्यापार को सुचारू रूप से चलाना था। 12 क्वेश्चन है, रोम का रंगमहल यानी एम्फी थिएटर किसने और कब बनवाया? तो इसका आंसर है रोम का रंगमहल अगस्टस ने 2000 साल पहले यानी 2000 साल पहले बनवाया। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।